वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और ये जो टॉपिक है आपको ये हमारे टीजीटी साइंस के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी बेस ही हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th और एग्जाम्पलर के ऊपर ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जब आप देखते हो पीरियोडिक टेबल की, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, मतलब जिन्होंने क्या किया था भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, न्यूलैंड ने दिया था ये। तो एक बार पहले हम इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखो ये किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। और इन्होंने जो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे उनको अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर के बेसिस पे इन्होंने उस टाइम के लिए जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया था। और क्या पाया था उन्होंने, एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, यानी कि जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या किया, अरेंज किया ना एलिमेंट्स को, तो उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी थी वो एवरी एट्थ एलिमेंट की रिपीट हो रही थी, किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ। और उन्होंने ये जो कंपेयर किया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कि भाई हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के साथ रिपीट हो रही है। तो इन्होंने ये जो कंपैरिजन किया था, ये इन्होंने म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं सारेगामापा, तो उनके साथ इन्होंने कंपेयर किया था। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये टेबल में दिखाया हुआ भी है, सा रे गा। इस तरह से यहाँ पर ये क्या है भाई, ये तो 7 नोट्स हो गई म्यूजिक की, और यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट्स अरेंज है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर अरेंज किया था। फिर अब साथ ही आपको यहाँ पर इसके लिमिटेशंस भी देखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में, इनकरेक्ट करेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखो इसका जो लिमिटेशंस था इस लॉ का, वो क्या क्या था कि ये सिर्फ कहाँ तक अप्लाई होता था अभी, कैल्शियम तक, ठीक है। यानी कि ये जो इन्होंने बताया था ना कि एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाले के सिमिलर होगी, ये सिर्फ कहाँ तक अप्लाई हो रहा था, उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सब पे नहीं लग रहा था, ये सिर्फ अप टू कैल्शियम तक ये चीज़ अप्लाई हो रही थी। फिर देखो इसके बाद में बाद में क्या हुआ, कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो जिसकी वजह से क्या है, इन्होंने बोल दिया था कि जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रखे हैं ना उस टाइम पे, जितने भी एलिमेंट्स नोन है बस वही एलिमेंट्स हैं, इन्होंने कोई भी न्यू एलिमेंट्स के बारे में बात ही नहीं की। तो जब न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो इनका जो ये अरेंजमेंट था ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, उसका कोई इन्होंने रीज़न नहीं दिया। जैसे देखो यहाँ पर ये कोबाल्ट और निकेल है, एक साथ रखे हैं। यहाँ पर ये सीरियम और ये है, तो यहाँ पर ये इन्होंने एक साथ रख दिए। तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि ऐसा क्यों हुआ है। और फिर क्या था, हमने क्या देखा है कि इन्होंने ये बताया कि ये जैसे अगर मान लो अब एवरी एट्थ एलिमेंट की बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की सिमिलर होगी क्लोरीन के साथ। तो यानी कि इस लाइन में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। बट यहाँ पर देखो क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद यहाँ पर इस ग्रुप में क्या है, कोबाल्ट और निकेल है, बट इनकी प्रॉपर्टीज़ इससे सिमिलर नहीं होती है। फिर भी इसने क्या किया, यहाँ पर इन एलिमेंट्स को पुट कर दिया। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये सब क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ तक अप्लाई हो रहा था, कौन से एलिमेंट तक अप्लाई हो रहा था, ऑक्सीजन तक, कैल्शियम तक, कोबाल्ट तक, पोटाशियम तक। तो अभी हमने देखा कहाँ तक ये अप्लाई हो रहा था, अप टू कैल्शियम तक। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू मैनलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। ये पूछा है कि मैनलीव के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया था हमने एलिमेंट्स का, वो किसके बेसिस पे किया था, इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर, डिक्रीजिंग अटोमिक नंबर, इंक्रीजिंग अटोमिक मास, या फिर डिक्रीजिंग अटोमिक मास। देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ आया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था, उससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल के बारे में जिसने भी बात की थी, उन सब ने ही जो अरेंजमेंट किया था एटम्स का, वो मासेस के बेसिस पे किया था। एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो मासेस के बेसिस पे था। तो मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग किया था अभी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन ऐसे होता, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग बताओ कि भाई एलिमेंट्स को हमने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो फिर यहाँ पर आंसर क्या होता, सी ऑप्शन ना होकर क्या आता, फिर आंसर ऑप्शन नंबर है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। देखो मैंडलीव जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनके टाइम पर, उसके लिए भी उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो वहाँ पर गैप को छोड़ दिया था, प्लेस उसका लेफ्ट कर दिया था कि भई यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, इन फ्यूचर आएगा।
ठीक है? तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको यही आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ था, मेंडलीव ने जब अपना लॉ दिया था उनके बाद। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक बार पूरा मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये किसने दिया था? ये दिमित्री मेंडलीव ने ही दिया था। कब दिया था? 1869 में दिया था। उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पर। और जो मेंडलीव थे उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को एंड फाउंड दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या थे, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। ही ट्राई टू पुट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप। यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया था उन्होंने। ड्यू टू दिस सर्टेन एम्प्टी बॉक्सेस वर फाउंड। इसी वजह से वहाँ पर क्या थे, कुछ प्लेस लेफ्ट रह गए थे, खाली रह गए थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर गैप को छोड़ दिया था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था भी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्या हुआ भाई, जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक मासेस का होती है। तो देखो उस टाइम पर कुछ ऐसा टेबल था, ठीक है? ये इस तरह से वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, पीरियड्स बोलते हैं। तो उस टाइम पर कितने पीरियड्स नोन थे, 6 पीरियड थे मेंडलीव के टाइम पर। और ग्रुप्स कितने थे, टोटल 8 ग्रुप्स नोन थे, जिसमें से 8 ग्रुप तो ऐसा ही था, बाकी जो 1 टू 7 ग्रुप थे वो सब डिवाइडेड थे, यानी कि उसमें सब ग्रुप बने हुए थे। जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप ये है, इसमें 2 ग्रुप्स ये फर्दर डिवाइडेड है, ए और बी। ओके, ऐसे ही देखो ये सेकंड ग्रुप है, इसमें ए और बी है। तो यानी कि 1 टू 7 तक तो क्या थे भई, वो फर्दर डिवाइडेड थे 2 सब ग्रुप्स में, और 8th ग्रुप ऐसे ही था, और टोटल पीरियड्स कितने थे, 6 थे, और जिसमें से 5th और 6th पीरियड के अंदर भी क्या था, फर्दर यहाँ पर डिवीज़न था। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 रोज़ बनी हुई हैं, इस तरह से। ओके, तो ये मेंडलीव के टाइम की बात। पीरियोडिक टेबल के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि भई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या-क्या थी, ठीक है? तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट्स का, कि भई हमने एक टेबल में अरेंजमेंट कर दिया, तो देखो जब भी कोई सिस्टमैटिक वे से हम ग्रुपिंग कर देते हैं, सिस्टमैटिक वे से किसी भी चीज़ को अरेंज कर देते हैं, तो उनको समझना और उनको स्टडी करना क्या हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया भई, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते थे हम। उन्होंने प्रेडिक्शन की है न्यू एलिमेंट्स की, ठीक है? अभी बताया था मैंने कि कुछ एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे, स्टिल उन्होंने उसके प्लेस को लेफ्ट कर दिया था। तो देखो कौन-कौन से एलिमेंट्स थे वो? वो थे गैलियम, स्कैनेडियम और जर्मेनियम। तो जो स्कैनेडियम था, इसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया था? ये स्कैनेडियम तो बाद में बोला गया था, बट इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया था? एका बोरोन। क्या बोला था भई? एका बोरोन। इसका मतलब क्या है कि बोरोन से सिमिलर, मतलब बोरोन के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट। गैलियम, गैलियम के लिए उन्होंने क्या नाम बताया था भई? गैलियम के लिए नाम था एका एल्यूमीनियम। क्या था? एका एल्यूमीनियम। ऐसे ही यहाँ पर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए क्या था भई? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। आपको ना ये नाम भी ध्यान रखने हैं, इन नाम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एका बोरोन किसके लिए था, एका सिलिकॉन किसके लिए था, इस तरह से भी बन सकते हैं। और ये तीनों भी याद रखने हैं कि जो बाद में डिस्कवर किए गए थे, गैलियम, स्कैनेडियम और जर्मेनियम, और कौन-सा नाम किसके लिए है। और कुछ एलिमेंट्स के ना मासेस में डाउट था, तो उनको भी इन्होंने करेक्ट किया मेंडलीव ने। तो ये क्या थे भई, कुछ मेरिट्स पॉइंट थे इनके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। फिर अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या हो जाएगी, देखो हाइड्रोजन की पोजीशन, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये कहाँ पर कौन से उससे बिलॉन्ग करता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन की वो ग्रुप 1 से भी और ग्रुप 7 से भी बिलॉन्ग करती थी। इन्होंने जो अपना ये बताया था ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 7, इसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? मॉडर्न के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रही। तो इनके अकॉर्डिंग जो था, ये ग्रुप 1 से भी बिलॉन्ग करती थी इनकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की, और ग्रुप 7 से भी करती थी। और बट कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और इन्होंने कहाँ पे रख दिया, हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख दिया। और जो आइसोटॉप्स थे, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया। आइसोटॉप्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो अगर मास नंबर डिफरेंट है तो उनको भी भई पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर उनके बारे में भी कोई बात नहीं की गई, आइसोटॉप्स के बारे में। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास नंबर क्या था भई, कम था, बट स्टिल उनको क्या किया गया, बाद में रखा गया, और कम एटॉमिक मास नंबर वालों को पहले रखा गया। तो ये भी मेंडलीव की क्या थी भई, लिमिटेशंस थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो अभी हमने देखा कि कौन-कौन से एलिमेंट्स थे भई, जर्मेनियम था,
और क्या था, गैलियम था, और क्या था, एक और देखा था हमने, स्कैनेडियम। ये बाद में डिस्कवर किए गए थे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है अभी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैंडलीव की बात नहीं की है उसने, किसकी बात की है अभी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे भाई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है, ये किसने दिया था भाई, मूजले ने दिया था। और उन्होंने बताया कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले जब भी बात की गई तो किसकी बात की गई थी, एटॉमिक मासेस की बात की गई थी। बट मोज़ले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसका फंक्शन होती है अभी, एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती है। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, हाँ, एक और लिमिटेशन हो सकती है मैंडलीव की, कि मैंडलीव ने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्यों रिपीट होती हैं, ठीक है, क्यों सिमिलर आती हैं। तो ये भी एक इसकी क्या थी भाई, लिमिटेशन थी मैंडलीव क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर ये जो मूज़ले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कॉज़ ऑफ पीरियोडिसिटी को भी। तो इन्होंने क्या बताया, पीरियोडिसिटी क्या है यहाँ पर देखो, रिपिटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं भई, पीरियोडिसिटी बोलते हैं या फिर पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं भई, एक सर्टेन गैप के बाद ही आ रहे हैं, वो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सर्टेन गैप के बाद आ रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं भई, इस बेसिस पे आ रहे हैं। जैसे देखो, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे 3s1 और ये 4s1। अब देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब ये आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करेंगे भई, एक तो ये एक ही ग्रुप में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भई इस तरह से अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। और दूसरा क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या आ गई, सिमिलर आ गई। तो ये क्या था भई, यहाँ पर कॉज़ ऑफ पीरियोडिसिटी था। अब हम यहाँ पर देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के कुछ एडवांटेज, जैसे हमने मैंडलीव के देखे थे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे वो हमने किसके बेसिस पे अरेंज किए थे, एटॉमिक नंबर, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। हर ग्रुप जो था वो इंडिपेंडेंट ग्रुप था, यहाँ पर कोई सब डिवीज़न नहीं थी ग्रुप्स की, जैसे कि मॉडर्न उसमें मैंडलीव वाले में तो हमने क्या देखा था, वो सब डिवाइडेड थे। यहाँ पर ये सभी ग्रुप्स कैसे थे भई, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे। तो इसी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो गया भई, हॉरिज़ॉन्टल रोज़ कितनी आ गई, हॉरिज़ॉन्टल रोज़ 7 आ गई। और हॉरिज़ॉन्टल रोज़ को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो कितने थे भई, 18 थे। और वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। आगे देखते हैं, जो आइसोटॉप का कॉन्सेप्ट था, जो आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं मिल रहा था, वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या देखा अभी हमने कि आइसोटॉप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है? मास नंबर डिफरेंट होता है ना, तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया था भई? उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो इन सबको क्या हो गया अभी, एक ही प्लेस मिल गया, यानी कि सेम प्लेस पे ही आ सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो क्या इनका सबका सेम ही है, मास नंबर डिफरेंट थे ना, 1, 2, 3, देखो ये मास नंबर डिफरेंट है इनके। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये क्या होता है भई, ड्यूटेरियम। और ये क्या होता है, ट्रिटियम। यहाँ पर ये आइसोटॉप वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच वर अर्लियर मिसफिट इन द मैंडली पीरियोडिक टेबल आर नाउ जस्टिफाइड बिकॉज़ इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। बट जब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया तो ये वाला जो मिसफिट हो रहे थे वो एलिमेंट्स, वो भी क्या हो गया भाई, जस्टिफाई हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो डिवीजन थी एलिमेंट्स की वो हमने ब्लॉकवाइज कर दी, एस पी डी एफ, जिससे क्या कर सकते थे हम, सिस्टमैटिक वे से उनको इजीली लर्न कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल था। देखते हैं क्वेश्चन जो हमें करना था, क्या है भई, देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कि भई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो किया है, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चेक करो, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो हमने एटॉमिक मास की बात ही नहीं की है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आइसोटोप्स आर प्लेस इन एडजॉइनिंग इन द पीरियोडिक टेबल। कि भाई जो आइसोटोप एलिमेंट्स थे ना, उनको हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले ग्रुप में रख दिया। एडजॉइनिंग का मतलब क्या है कि नेक्स्ट, यानी कि जैसे एक ग्रुप में यहाँ रखा और इससे नेक्स्ट वाले ग्रुप में रख दिया। तो ये वाला पॉइंट भी रॉन्ग है। हमने क्या देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जो आइसोटोप्स एलिमेंट्स थे उनको क्या हो गया भाई, एक ही प्लेस मिल गया।
तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखो क्या है भई, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इट मीन्स यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन-कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया है अभी? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, 18 जो वर्टिकल लाइन्स थी, 18 वर्टिकल लाइन्स, वो क्या है भई यहाँ पर ग्रुप्स हैं। 18 वर्टिकल लाइन्स क्या है? ग्रुप्स हैं। और जो 7 हॉरिज़ॉन्टल रोज़ हैं, जो 7 हॉरिज़ॉन्टल रोज़ हैं, वो क्या है भई यहाँ पर? रोज़ को इसने क्या बोला है? पीरियड्स बोला है। तो अब देख लो यहाँ पर, इट हैज़ 18 हॉरिज़ॉन्टल रोज़। भई नहीं, 18 हॉरिज़ॉन्टल रोज़ नहीं है, इन्हें हम ना पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिज़ॉन्टल रोज़ को तो पीरियड्स बोलते हैं, बट पीरियड्स 18 नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखो, इट हैज़ 7 वर्टिकल कॉलम्स, कि भई 7 वर्टिकल कॉलम्स है, तो ये बात तो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं भई? ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और ये क्या है? वर्टिकल कॉलम 7 भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिर सी को देखो भई क्या है? इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज़ ग्रुप। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कि जो वर्टिकल कॉलम्स है, ऐसे ये वाली जो लाइन्स है, वर्टिकल कॉलम्स ये कितनी है? 18 है। और वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अभी? पीरियड्स बोलते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पर? रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी एंड ई विद एटॉमिक नंबर 2, 3, 7, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड? यहाँ पर देखो आपको ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। और इसके लिए क्या बोल दिया कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, 3, 7, 10 एंड 30। अब पूछा है कि इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। अब देखो सेम पीरियड में वो ही बिलोंग करेंगे जिसमें क्या होता है भई, उनका जो शेल होता है, वैलेंस शेल जो बनेगा वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जिसका पीरियड नंबर क्या आएगा भई, पीरियड नंबर सेम कब आएगा? जिनका वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सेम होता है। अब देखो, ये जो हम 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? केएलएमएन के बेसिस पे पढ़ते हैं। अब आपको पता ही है के में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये 2 आ गया। फिर इसके बाद देखो बी में कितने हो सकते हैं? देखो बी के लिए क्या बन जाएगा? 2 और 1, ठीक है? भई यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं ना? फिर इससे नेक्स्ट क्या है? सी में देखो कितने हैं? 7 है। तो 7 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे कितने बच गए? ये 5 बच गए। फिर देखो इसके बाद क्या आ गया यहाँ पर? 2 + 5 7 हो गए ना? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखो 10 है। 10 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 आ गया। और इसके लिए कितने बच गए यहाँ पर? 8, 8 + 2 हो गए ना 10। एल के अंदर कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। 30 वाले तो देखो आगे चले जाएँगे, मतलब इसमें तो ये फिल हो जाएँगे इधर आगे केएलएमएन में। तो इसलिए ये तो वैसे ही ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि उसने सेम शेल का बोला है। तो सेम शेल में देखो कौन-कौन से आ गए अब? यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फर्स्ट वाले में क्या है? सिर्फ़ के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये देखो बी को, सी और डी, इसमें क्या है देखो, एल के अंदर ही क्या है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। तो यानी कि कौन-कौन से एलिमेंट सेम पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे हैं अभी? बी, सी, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो देखो बीएससी में और 11th-12th में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ते ही हैं, तो ये कोई इतना बड़ा एटॉमिक नंबर नहीं है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो, तो हम इसको उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। जो 1s2 2s2 करते हैं ना भई, 9th-10th में तो हम केएलएमएन सिखाते हैं, तो उसके बेसिस पे बताया मैंने ये। यहाँ पर देखो अगर ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है भई? 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 1s2। फिर बी है, बी के लिए क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर 3, तो इसका क्या बन जाएगा? 1s2 2s1। आपको पता ही है सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2, मतलब यहाँ पर 2s1 में, ठीक है, 2s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बट यहाँ पर कितने हो गए? देखो 2 तो यहाँ फिल कर दिए थे, 1 यहाँ, तो ये कितना हो गया? 2 + 1 3। फिर नेक्स्ट क्या है? देखो सी के लिए एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया है भई? 7। तो 7 का क्या हो जाएगा? देखो 1s2 2s2, और फिर यहाँ तक कितने फिल हो गए? 1s2 2s2 कितने हो गए? 4। तो 2p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6, बट यहाँ पर इसके लिए कितने बचे हैं भई? 3 बचे हैं। अब देखो टोटल करके देख लो, ये 7 ही है। नेक्स्ट है डी के लिए कितना दे रखा है भई? 10 दे रखा है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p 6। अब देखो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कंप्लीटली फिल कर दिए। अब क्या है देखो, टोटल ऐड करो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है ई का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये क्या है भई? 30 है, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो 1s2 2s2
2p6 यहाँ तक कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3s2 3p6 यहाँ तक कितने हो गए भाई 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर कहाँ पर जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक कितने हो गए देखो 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे ना, यहाँ तक चले गए 18 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है 4s, तो 4s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 18 प्लस 2 कितने हो गए भाई यहाँ पर, ये हो गए 20। 18 प्लस 2 कितने हो गए भाई 20 हो गए। और यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है, डी में गया है, तो ये डी में 10 आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये कितना हो गया भाई 30 हो गया। हाँ, ये 30 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इसकी ई की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब आपको चेक क्या करना था, सेम पीरियड से जो बिलॉन्ग करते हैं, सेम पीरियड में चेक करो। यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट शेल कौन-सा है, देखो भाई 1s ही है यहाँ पर, 1s में इलेक्ट्रॉन फिल है। यहाँ पर कहाँ है देखो सेकंड में है। इस वाले इसमें भी जो पीरियड नंबर है चेक करो, देखो ये 2 है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड है और इसमें भी ये सेकंड है और इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया है देखो ये, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो ये इसमें 4 चला जाएगा पीरियड नंबर, 4th पीरियड नंबर। तो यहाँ पर जो सेम पीरियड नंबर आए हैं देखो किस-किस के लिए आए हैं, सेकंड शेल में कौन-कौन से इसमें फिल हुए हैं, बी में, सी में और डी में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन द एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी एंड ई हैव एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा है व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप की बात की है इसने कि कौन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखो ए है, ए के लिए एटॉमिक नंबर आपको दिया है 9। फिर बी है, बी के लिए आपको दिया है 11। सी के लिए आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 17 और डी के लिए एटॉमिक नंबर है 12 और ई के लिए आपको एटॉमिक नंबर दिया है भाई 30। अब देखो इसमें यहाँ पर केएलएमएन के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो यहाँ पर ये क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 7 बचेगा। केएलएमएन में यही होता है ना भाई, के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आएंगे, तो इस तरह से फिल करते हैं यहाँ पर। तो केएलएमएन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया 2 + 7 9 हो गया। फिर 11 के लिए देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसमें एल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, तो 2 + 8 + 1 ये कितना आ गया 11 आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 7 हो जाएगा, काउंट करके देख लेना 17 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 और यहाँ पे इसके लिए कितने बच गए भाई, एम के लिए 2 बच गए। इसके लिए कितना आ जाएगा 2 8 और यहाँ पर कितना आ गया भाई, ये 3 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर इसने बात क्या की है, सेम ग्रुप की बात की है। देखो ग्रुप नंबर क्या, ग्रुप नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो लास्ट में मैंने चेक कराया था कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो आपने पीरियड नंबर आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको शेल नहीं देखनी है कि कौन सी शेल है, आपको क्या चेक करना है यहाँ पर उस शेल के अंदर मैक्स मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ए के लिए यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1, इसमें कितने हैं 7, यहाँ पर ये कितने हैं 2 और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 3। तो अब देखो दो एलिमेंट्स यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से भाई ये 7। तो कौन कौन से अब एलिमेंट्स यहाँ पर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ए और साथ में सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी अगर आपको एलिमेंट्स का क्या पता है अभी, नाम पता है कि इनके एटॉमिक नंबर ये और इनके नाम ये है, तो भी आप पता कर सकते हो। देखो जैसे 9 क्या होता है, फ्लोरीन होता है। 11 क्या है भई, यहाँ पर सोडियम होता है। C17 क्या होता है भई, क्लोरीन होता है। D12 क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और ये E जो आपको दिया है ये क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। अब ये तो हमें पता ही है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है भई, हैलोजेंस है। और हैलोजेंस क्या होते हैं, सेम ग्रुप में ही आएँगे, तो सेम ग्रुप ही तो पूछा था। तो क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को 1s2 2s2 वैसे वाली कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर क्या है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो उसने एक एलिमेंट की आपको क्या कर दी है अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 2 8, ये केएलएमएन के बेसिस पे ही दी है उसने, ठीक है। 2 8 ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी है और इसका ये पूछ लिया है कि इसको पीरियोडिक टेबल में आप कहाँ लोकेट करोगे। अब देखो 2 8 ये क्या हो गया भई, 2 + 8 ऐड करो कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए होते हैं, ये किसके लिए आएँगे भई, नोबल गैसेज़ के लिए आएँगे। किसके लिए आएँगे, नोबल गैसेज़ के लिए। और ये जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो कहाँ पर बिलॉन्ग करते हैं भई, ग्रुप 18 से बिलॉन्ग करते हैं, नोबल गैसेज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगर आपको देखो
इस 2 8 के लिए 2 + 8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो 10 होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियोन का होता है और नियोन क्या है? नोबल गैस है। ये कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करती है नोबल गैसेज़? भई ग्रुप 18 से बिलॉन्ग करती है। ओके, आप इसे कैसे भी कर सकते हो। भई बिल्कुल ही बेसिक से करना हो 9th-10th के अकॉर्डिंग वैसे भी, ठीक है? और नहीं तो 11th-12th में और बीएससी में हम पढ़ते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट व्हिच इज़ एन एसेंशियल कंस्टीट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलॉन्ग टू। अब देखो इसमें क्या बोल दिया है इसने कि एक कोई ऐसा एसेंशियल कंस्टीट्यूएंट है जो सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। अब वो कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब में क्या कॉमन होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं भाई? कार्बन के। अब कार्बन कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है भाई? ये ग्रुप 14 से बिलॉन्ग करता है। कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है भाई? ग्रुप 14 से बिलॉन्ग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p2। ये तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। और अगर आपको केएलएमएन के बेसिस पे लिखना हो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी भई? यहाँ पर 2 आ गए और यहाँ पर एल शेल के लिए कितने बच गए? 4 बच गए। तो ये कौन से ग्रुप से बिलॉन्ग करता है भई? ग्रुप 14 से बिलॉन्ग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटर मोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2। अब यहाँ पर देखो ये पूछा है कि पीरियड 2 के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन-सी होगी? अब पीरियड 2 के लिए पूछा है उसने, देखो के, एल, एम, एन। ये कौन-सी शेल होती है? फर्स्ट होती है, इसके लिए एन क्या होता है? 1 होता है। इसके लिए एन की वैल्यू यानी कि शेल नंबर क्या होता है? 2 होता है और ये क्या होता है? एन की वैल्यू इसके लिए यानी कि जो शेल नंबर होता है वो क्या होता है? 3 होता है और इसके लिए क्या होता है? 4 होता है। तो उसने पीरियड 2 के लिए पूछा है, तो पीरियड 2 के लिए क्या आएगा भई? एल आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से एलिमेंट में मैक्सिमम वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो सोडियम, सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, मैं यहाँ पर केएलएमएन के बेसिस पे ही बता देती हूँ, ठीक है? 1s2 2s2 1 के बेसिस पे भी कर सकते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे। दोनों को ही मैं फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखो केएलएमएन, यहाँ पर सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 281। सेकंड है एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो ये क्या बन जाएगा? 2 8 और यहाँ पर ये 3। भाई इसके अंदर के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पर 8 फिल करते हैं, यहाँ पर वैसे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट यहाँ पर हम फिल कर कितने करते हैं? 8 करते हैं। फिर नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पर हम 18 करेंगे। फिर देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है भाई? 14 होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 2 8 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का देखो क्या है भाई? 2 और 8 यहाँ तक हो गए 10 और यहाँ पे कितने बच गए? 5। अब देखो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन-सा है? एम। आउटर मोस्ट शेल कौन-सा है? एम है। अब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। मतलब वैसे तो एम शेल के अंदर कितने होते हैं? 18 होते हैं, बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, 2 8 8 18। तो यहाँ पर देखो क्या है ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 है सोडियम के लिए, एल्यूमीनियम के लिए कितने हैं? 3 हैं और सिलिकॉन के लिए कितने हैं? 4 है और फास्फोरस के लिए कितने हैं? 5 है। उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किस में आए हैं मैक्सिमम भाई? 5 फास्फोरस के लिए आए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। अभी इसको देखो 1s2 2s2 वाली कॉन्फ़िगरेशन से भी बता देती हूँ मैं। सोडियम के लिए क्या बन जाएगा? देखो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक कितने हो गए? 10 हो गए, ये 3s1। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 1 है। फिर है 1s2 2s2 एल्यूमीनियम के लिए लिख रही हूँ, तो ये 2p6 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 3s2 और ये क्या आ गया? 3p1। तो इसके वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड शेल है इसकी वैलेंस शेल, थर्ड हो गई ना ये 3s2 3p1। अभी इसमें कंप्लीटली फिल नहीं हुए हैं, ठीक है? पी के अंदर मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे? टोटल को काउंट करके 8 होना चाहिए था, तभी कंप्लीटली होता, तो ये पूरा बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके मैक्सिमम कितने आ गए भई? मतलब 3 हो गई है। फिर सिलिकॉन के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 3s2 3p2। तो ये काउंट करो कितना हो जाएगा? 4 और ऐसे ही फास्फोरस के लिए क्या आ जाएगा? 3s2 3p3 आ जाएगा। ये आगे वाली सेम रहेगी और ये लास्ट वाली एंड वाली लिखी है मैंने, तो यहाँ पर देखो ये कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था अभी? ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस की बात की है उसने और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात की है। तो देखो ये जो एलिमेंट्स आपको दिए होते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कभी भी पूछा हो, इनको पहले ट्राई करो कि आप सीक्वेंस वाइज लगा लो, यानी कि या तो आप इनको पीरियड के अकॉर्डिंग लगाओ, भाई अगर पीरियड्स
के एलिमेंट्स दिए हैं, या फिर आप इनको क्या कर सकते हो, ग्रुप वाइज़ लगाओ कि भई सेम ग्रुप से जब ये बिलॉन्ग करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये देखो यहाँ पर है, ये कौन से पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे हैं? सेकंड पीरियड से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? भई पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो देखो क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। और फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है भई? देखो 9 है। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएँगे, यानी कि पीरियड में जब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान से देखते जाना पॉइंट्स, क्या-क्या बात कर रही हूँ मैं। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो आप, केएलएमएन के अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, बट यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए कितने बचे हैं? 5 ही बचे हैं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 5 है। इसका देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर इसके लिए कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। फ्लोरीन का देखो यहाँ पर इसके लिए कितने बचे हैं अभी? 7 बचे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। तो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर देखो क्या है भई, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में कितने रहेंगे भई, सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भई यहाँ पर? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इन केस ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पर वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भई? यहाँ पर 7 है, तो इसके केस में यहाँ पर क्या रहेंगे भई? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे-जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, तो साथ में क्या इंक्रीज़ होता है? इनका न्यूक्लियर चार्ज। क्या इंक्रीज़ होता है भई? न्यूक्लियर चार्ज। जो यहाँ पर न्यूक्लियस का क्या रहता है? फ़ोर्स रहता है ना, जो इसकी अट्रैक्शन पावर रहती है, वो क्या होता है भई? इंक्रीज़ होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता है। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पे इनका क्या है? न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के ऊपर इस न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट भी क्या होता जाएगा भई? इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि ये क्या करेगा? न्यूक्लियस क्या करेंगे अपनी साइड, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो ये अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो ये जब पुल करेंगे तो इनका साइज क्या होता जाएगा, देखो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, डिक्रीज। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो अटोमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अटोमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या है, इनका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियस के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से क्या है भई, इनका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इनको अरेंज करो ऑर्डर वाइज़, तो सबसे कम यहाँ पर किसका साइज़ आना चाहिए भई, फ्लोरीन का आना चाहिए। फिर इसके बाद किसका होना चाहिए, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का होना चाहिए, और इससे भी बड़ा किसका होना चाहिए भई, नाइट्रोजन का होना चाहिए। तो उसने क्या पूछा था, इंक्रीज़िंग ऑर्डर में ही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, देखो ये ऐसा सीक्वेंस आपको कौन से इसमें दिया है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये आपको गिवन है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या बन जाएगा देखो, ये आपको गिवन है भी ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या बन गया यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि इन चारों एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। देखो एक बार हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का ना कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो एटॉमिक रेडियस से मतलब क्या है कि भई ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल होगी, इस तरह से। तो यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, सपोज़ फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है यहाँ पर, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसकी एटॉमिक रेडियस बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस शेल है उसकी फर्स्ट है, सेकंड है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली ये क्या होती है भई, एटॉमिक रेडियस होती है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी इसे, अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाने को हम क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू पीरियड जब भी आप जाओगे तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है, देखो सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। मैग्नीशियम का क्या होता है, देखो 12 होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये सेम पीरियड की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पर इनका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजेज, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर हो रहे हैं, सेम शेल में एंटर हो रहे हैं। कैसे देखो, इसकी कन्फिग्रेशन लिख के देखो क्या बनेगी, 281 केएलएमएन के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ये क्या बन जाएगी, 281। ऐसी मैग्नीशियम के लिए क्या बन जाएगी, 282। अब ये देखो यहाँ पर एम शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और चाहो तो इसे ऐसे लिख लो। देखो यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 3s1, और मैग्नीशियम की क्या होती है, आउटर मोस्ट वाली 3s2 होती है। तो देखो सेम शेल के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन गए हैं थर्ड में ही।
तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एंटर हो रहे हैं भई? सेम शेल के अंदर ही। तो इसकी वजह से क्या है, देखो जब लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्जेज़ आल्सो इंक्रीज़ेज़। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं वो क्या करते हैं भई, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो वो जब ज़्यादा फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे, फ़ील करेंगे, तो वो क्या है, उसकी तरफ न्यूक्लियस की तरफ क्या है, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वज़ह से उनका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें सोडियम और मैग्नीशियम, तो सोडियम और मैग्नीशियम में से किसका साइज़ छोटा होगा भई? मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? अब देखो ऐसे ही हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम जब आते हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? डाउन द ग्रुप। अब देखो यहाँ पर डाउन द ग्रुप आने के लिए सोडियम है, सोडियम के नीचे क्या आता है भई यहाँ पर? क्या ये पोटेशियम होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भई? 19 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो केएलएमएन के अकॉर्डिंग क्या बनेगी भई? 281 बनेगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी देखो, 288, और यहाँ पर क्या है देखो कितने हो गए? यहाँ तक 18 हो गए और ये 1। अब देखो यहाँ पर केएलएमएन के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ है? इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है? m है। पोटेशियम का वैलेंस शेल क्या है? n है। बट दोनों के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है? सेम है। यहाँ पर क्या था? थर्ड शेल था। यहाँ पर वैलेंस कौन-सा है? फोर्थ शेल है। बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है देखो, जब हम आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ हो रहा है, नो डाउट। देखो 11 से 19 आ रहा है, इसके बाद नीचे और आएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। भई लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पर भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, 11 से 19 आ गया। तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है? न्यू शेल ऐड हो रही है। क्या हो रहा है भई? न्यू शेल ऐड हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर हो रहा था? थर्ड शेल में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? फोर्थ शेल में। तो न्यू शेल ऐड हो रही है। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज को कौन डोमिनेट कर देती है? ये न्यू शेल डोमिनेट कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियर चार्ज का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है न्यू शेल ऐड होने की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होते जाते हैं भई, इंक्रीज़ होते जाते हैं। अब देखो इसको, अगर मान लो यहाँ पर तो क्या था, ये न्यूक्लियस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेज़ेंट था इन केस ऑफ सोडियम। अब पोटेशियम के केस में देखो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो ये ज़्यादा होगी ना थर्ड शेल के कंपैरिज़न में। न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर भी है, बट न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या डोमिनेटिंग फैक्टर है कि न्यू शेल जो ऐड हो रही है, तो इसलिए डाउन द ग्रुप तो क्या होता है भाई, साइज इंक्रीज होता है, बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ही डोमिनेट करता है, क्योंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे होते हैं और साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बस अब छोटी सी बात है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज रीज़न होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और टॉप टू बॉटम आने में क्या रीज़न होता है भई इसका, न्यू शेल रीज़न होता है। अब देखो जो आपको एलिमेंट्स गिवन है, ये ग्रुप वाइज़ और पीरियड वाइज़ दोनों के अकॉर्डिंग आपको दिए हुए हैं। सोडियम और यहाँ पर क्या आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, इसके बाद सोडियम के नीचे क्या आएगा, यहाँ पर पोटेशियम आएगा, और यहाँ पर क्या है, कैल्शियम आएगा। अब देखो ये सेम पीरियड हो गए, ये सेम पीरियड हो गए, तो इन दोनों में से किसका साइज़ बड़ा होगा? सोडियम का। इन दोनों में से किसका साइज़ बड़ा होगा? कैल्शियम का। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि इनका साइज़ तो क्या है भई, छोटा ही आएगा। अब कंपैरिज़न किस में से करना है? सोडियम और पोटेशियम में से। अब सोडियम और पोटेशियम क्या है? डाउन द ग्रुप हो गए ये तो, ठीक है? ये अक्रॉस द पीरियड था, ये डाउन द ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रेडियस आएगी, एटॉमिक रेडियस आएगी, किसके लिए आएगी भई? पोटेशियम के लिए आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली। देखो अब ये पूछा है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इजीली। अब सोच के बताओ, देखो जिसका साइज जितना छोटा होगा, अब जिसका साइज क्या होगा, जितना छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है भी, उतना ही डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा इफेक्ट होगा, वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब जो साइज में बड़ा है, वो न्यूक्लियस से क्या है भाई, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, उसके दूर प्रेजेंट होंगे। अगर वो दूर है तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि जो जितना बड़ा साइज में एटम होगा वो क्या है, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, कौन इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके लिए आपको क्या देखना है भाई, साइज ऑफ एटम चेक करना है। क्या चेक करना है, साइज ऑफ एटम, यानी कि जिसका साइज जितना बड़ा वो उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर कौन-कौन से एलिमेंट आपको गिवन है, सोडियम, फिर इसके साथ ही आपको दिया है मैग्नीशियम, तो ये सोडियम और मैग्नीशियम ये तो पीरियड वाइज़ आएँगे। फिर आपको दिया है क्या भई, कैल्शियम और सॉरी
पोटाशियम और फिर यहाँ पर क्या है कैल्शियम। तो ये तो देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था जिसका साइज़ बड़ा आएगा। अब साइज़ किसका बड़ा होगा? किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी भई? पोटाशियम की। तो पोटाशियम के लिए क्या आएगा भई? यही क्या है ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। भई जो जितना छोटा होगा साइज़ में से उसमें से तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि किसमें से डिफ़िकल्ट है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, तब क्या आता है इसका आंसर भई? तब इसका आंसर क्या होता? मैग्नीशियम होता, ठीक है? तब क्या आता है इसका आंसर? मैग्नीशियम होता क्योंकि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराना क्या हो जाता? डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको एक टर्म ध्यान रखनी है, क्या भई? आयनाइज़ेशन एनर्जी। क्या? आयनाइज़ेशन एनर्जी। आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, चाहिए होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइज़ेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जिस तरह से आपने साइज़ का अभी यहाँ पर क्या देखा, ट्रेंड देखा था कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इसी तरह से यहाँ पर आपको आयनाइज़ेशन एनर्जी का भी ट्रेंड पता होना चाहिए। तो देखो आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव इज़िली कौन करेगा? जिसका साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि बड़े साइज़ का एटम, और जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो ये बात तो क्लियर है। तो अभी देखो हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारा साइज़ क्या हो रहा है भई? एटॉमिक साइज़ क्या होता है भई? डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। अब जितना छोटा होगा साइज़ में, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, साइज़ छोटा हो रहा है, तो आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या हो रही है भई? इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। साइज़ क्या हो रहा है यहाँ पर? छोटा होता जा रहा है, और आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। अब देखो जब हम टॉप टू बॉटम आएँगे, यानी कि डाउन द ग्रुप आएँगे, तो आपने क्या देखा था कि भई साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। अब जितना बड़ा होगा साइज़ में, उतना ही ईज़िली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, यानी कि क्या हो गया? डाउन द ग्रुप आते हो, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। यानी कि एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर एलिमेंट है, उसके कंपैरिज़न में जो यहाँ पर बॉटम में एलिमेंट रहेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईज़ी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए यहाँ पर एनर्जी आपको सबसे कम देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है अभी? आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या हो रही है? और डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो ये हो गया आयनाइज़ेशन एनर्जी का ट्रेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज़ नॉट लूज़ एन इलेक्ट्रॉन ईज़िली? देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा था उसका जस्ट अपोज़िट पूछ लिया है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि कौन-सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ईज़िली लूज़ करेगा। यहाँ पर ये पूछ लिया है कि डज़ नॉट लूज़। अब डज़ नॉट लूज़ का मतलब क्या हो गया? यानी कि कौन लूज़ नहीं करेगा? जिसका साइज़ क्या होगा? सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर देखो कौन-कौन से एलिमेंट्स आपको दिए हैं, इनको अरेंज कर लो। सबसे पहले क्या है भई यहाँ पर सोडियम है, ठीक है? और साथ में आपको क्या दिया है? मैग्नीशियम दिया है, और साथ में क्या है यहाँ पर देखो एल्यूमीनियम दिया है। तो जब आप इनको देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्शियम, ये तीनों तो भई कौन से पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं? ये तीनों बिलॉन्ग करते हैं 3rd पीरियड से, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 281, यहाँ पर होगी 282, और यहाँ पर क्या होगी 283। तो यहाँ पर देखो ये कौन से उसमें गए हैं? एम में गए हैं ना? तो एम मतलब क्या? 3rd शेल हो गई, तो यानी कि ये 3rd शेल में 3rd पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में देखो क्या होगा? फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भई? 27 बनेगी। क्या बनेगी? 27 बनेगी। तो यानी कि Kl, यहाँ पर ये L में गए हैं, तो L में गए हैं इसका मतलब ये कौन से इससे गए हैं? सेकंड पीरियड से बिलॉन्ग करता है। तो देखो अब यहाँ पर कंपैरिज़न हो गया, किसका? अब डज़ नॉट लूज़ पूछा है, तो सब में से इनमें सब इन चारों में से जो छोटा साइज़ आएगा वो किसका आएगा भई? देखो फ्लोरीन के लिए ही आएगा, क्योंकि फ्लोरीन कहाँ पे बिलॉन्ग करता है? सेकंड शेल से बिलॉन्ग करता है ना। सेकंड से थर्ड की तरफ तो आएँगे तो क्या हो गया? साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। सेकंड से जब थर्ड शेल की तरफ आओगे तो साइज़ क्या हो गया? एक न्यू शेल ऐड हो गई ना। भई यहाँ पर तो क्या था? सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हो गया? जो न्यूक्लियस है वहाँ से क्या हो गई? डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई, थर्ड शेल में आ गया। तो सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर कौन ईज़िली रिमूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को भई? फ्लोरीन नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट? यहाँ पर आइसोटोप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स आपको पता ही है क्या होते हैं भी? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, बट डिफरेंट मास नंबर होता है। डिफरेंट क्या होगा भाई? उनका मास नंबर होगा। अब इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या दिया है? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर।
कि करेक्ट कौन-कौन सी स्टेटमेंट पूछी है उसने भी करेक्ट वाली पूछी है, तो करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। आइसोटोप का क्या बताया उसने? सेम एटॉमिक मास बताया है। सेम एटॉमिक मास मतलब कि गलत हो गया, हमने क्या पढ़ा है? डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सेकंड देखो, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मास ही अलग अलग आ रहा है इनका, तो क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर हो सकती है भाई? इनका मास अलग अलग है, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब चीजों पे क्या पड़ेगा? सब डिफरेंट ही आएंगी, तो ये नहीं हो सकता। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखो क्या है? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये करेक्ट है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कोई भी एलिमेंट क्यों शो करता है? उसकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आइसोटोप्स जो एलिमेंट्स है वो, उनमें क्या है? सेम एटॉमिक नंबर है। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या है? उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम ही है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब क्या है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी भाई? सिमिलर होंगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, हमने ये सबसे सिंपल एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन का, ये बन गया प्रोटियम, ये बन गया ड्यूटेरियम और ये बन गया ट्रीटियम। अब देखो इनका मास नंबर डिफरेंट है, बट ये जो इनकी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये क्या है? सिमिलर है, सेम है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं भाई? यहाँ पर 1 ही है। अब देखो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है तो यहाँ पर जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या बनेंगी? सेम ही तो बनेंगी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी वजह से होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आया है? फोर्थ भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो फोर्थ और सेकंड आपको कौन से ऑप्शन में दिया है? अभी ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस क्लास को देखना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो बनाऊँ कोई डाउट से रिलेटेड हो, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल का ही टाइम है, तो आज और कल में ही वीडियो बन सकती है। परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।